ठीक है, तो हम लोग देखिए रिवीजन कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। आपका पेपर कोड है CC.Com 202 वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ब्रीफ में रिवीजन नोट्स है, ब्रीफ में एकदम, क्योंकि बस हम लोग रिवीजन बस देखना चाहते हैं एक बार लास्ट में क्या क्या है, और डिटेल में आपके ग्रुप में है नोट्स, है ना, और आप लोग लिखे, हम लोग अलग क्लास किए, लिंक्स और इसके ज़रिए भी किए हैं, तो उसको आप रेफ़र करिएगा। ठीक है, क्लियर सबको? देखिए सबसे पहले है हमारा, एक बार सिलेबस को भी ध्यान से देखिए। चलिए यूनिट 1 में देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, अप्रोचेस टू स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप मैनेजमेंट, और स्ट्रैटेजिक इंटेंट है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली इतना लिखा हुआ है, मतलब साफ तौर पे लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें, ठीक है, पहला तो स्ट्रैटेजी क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान, है ना, लॉन्ग टर्म प्लान, जिससे हम लोग जो भी गोल्स बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसको हम लोग अचीव करने का कोशिश करते हैं। हमारा क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस को, है ना, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को हम लोग देखते हैं, है ना। तो इस स्ट्रेंथ वीकनेस को हम, स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्ट्रेंथ को क्या रहता है, हमारा जोर किस पे रहता है, बढ़ाने का, है ना। वीकनेस को क्या करना होता है, कम। अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो रेडी रहने की कोशिश करते हैं। और थ्रेट्स, हम खतरा पहचानते हैं ताकि उसके लिए एक्ट कर सके, जिससे उसका इफेक्ट को हम क्या कर सके, कम कर सके, है ना। क्लियर सबको? ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में ही लिखा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग के लिए हम लोग अपना वो देखिए, बस लास्ट टच बस है कि बस रिवीजन कर रहे हैं, तो एक बार देख रहे हैं बस, है ना। रोल ऑफ स्ट्रैटेजी, तो ये रोल क्या करता है, हम लोग को कोई भी रणनीति बनाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को एक दिशा का पता चलता है ना, किस दिशा में बढ़ना है। रणनीति नहीं होता है तो क्या होता है, पता ही नहीं चलता क्या करे क्या नहीं करे, है ना। आइडल मतलब थोड़ा सिचुएशन क्लियर नहीं होता है। क्लैरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक बार स्ट्रैटेजी बन जाता है तो हम लोग जितने भी हमारे संसाधन है, जैसे समय है ना, पैसा है, मैन पावर है, इक्विपमेंट्स, मशीन्स है, एसेट्स है, इसका क्या कर सकते हैं हम, फिर यूज कर सकते हैं ना। वो रणनीति रहता है तब तो हम यूज कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो क्या होगा, अचानक से इसका जरूरत पड़ा तो अब ये करो, अब वो पढ़ो, है ना। क्लियर सबको? जैसे हम लोग का रूटीन नहीं रहता तो कैसे स्ट्रगल करते हैं हम लोग, है ना, कि ये करेंगे वो करेंगे, पता ही नहीं क्या करें, है ना, उस तरह का भी होता है। तो पहले हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, रणनीति बना के उस पर एक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या, इम्प्रूव्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, तो हमारा कॉम्पिटिटिव पोजीशन, है ना, क्या होता है, वो बेटर होता है, क्योंकि हम रणनीति से काम कर रहे हैं ना, स्ट्रैटेजी लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, एंश्योर्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं, तो वो एक सुनिश्चित करता है कि हम क्या हो, आगे समय तक बढ़ते रहेंगे, है ना। हाँ, रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस बनाए रखे, रेजिलियंस रखे, है ना, जुझारूपना रहता है ना, कि नहीं हमको करना है, मेरा क्या है, गोल है ये, है ना। तो एक अंदर से हम लोग को क्या मिलता है, स्ट्रैटेजी से इंस्पिरेशन भी मिलते रहता है ना, नहीं मेरा लक्ष्य है ना। बोला जाता है कि जैसा हम लोग लक्ष्य बनाते हैं वैसे ही हम लोग क्या होते हैं, खुद बनते जाते हैं लक्ष्य के अनुरूप, है ना। तो लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रैटेजी हम लोग को क्या देता है, लॉन्ग टर्म का लक्ष्य देता है ना। ठीक है, वो हेल्प करता है हम लोग को कैसे अचीव करें हम लॉन्ग टर्म का लक्ष्य को। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, तो इसमें भी जैसे शॉर्ट में है, डिटेल में तो आप देखिएगा। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग जिसको बोलते थे ना हम लोग, दूसरा नाम क्या है, एनवायरमेंटल एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ एनवायरनमेंट। पहला तो यही है, पहले एनवायरनमेंट देखते हैं, है ना, फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम लोग, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, और इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल है, रिव्यू, फीडबैक सब आ जाएगा, है ना। क्लियर है। अप्रोचेस टू स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, क्या क्या अप्रोच है, देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिटेल वाला नोट्स में आप देखे होंगे, ज्यादा अप्रोच है ना, इससे ज्यादा है ना। एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच है, एडेप्टिव अप्रोच है, प्लानिंग अप्रोच है, इसके अलावा और भी है जो नोट्स में है आपका ऑलरेडी। ठीक है, तो सबका अपना अपना क्या होता है, एक तरीका होता है सारा अप्रोच का, है ना, ये ऐसे है ना। रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड, तो स्ट्रैटेजिक रोल क्या है इनका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट का। तो हम लोग पढ़े ना कि टॉप मैनेजमेंट को कौन अपॉइंट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे हम लोग क्या समझते ज़्यादातर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप मैनेजमेंट एक ही लेवल पर, जैसे वो थोड़ा सा इसमें हम लोग डिफरेंस देखे इसमें, है ना। ठीक है, तो वो रिपोर्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखिए, और इनका क्या रोल है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, हम लोग जो नोट्स में पढ़े उसमें दोनों का अलग अलग भी पढ़े हैं, है ना। ठीक है, तो सेटिंग विजन एंड मिशन है, फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, फिर इंश्योरिंग कॉर्पोरेट
गवर्नेंस, ठीक है। इसके अलावा हम लोग डिटेल वाला जो पढ़े जिसमें अलग अलग रोल, उसको देखना है मेनली। स्ट्रैटेजिक इंटेंट यहाँ है, देखिए लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन विथ विनिंग एंड अचीविंग लीडरशिप पोजीशन, पर ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये असल में ये फुल नहीं उसको बताता है। इंटेंट क्या होता है? जो आप नियत लेके चले है ना, जो अंदर विचार लेके आगे काम करने के लिए, बढ़ने के लिए आप सोच रहे हैं, है ना। तो जिससे आप क्या करते हैं, आगे का डिसीजन कैसे लेंगे, क्या काम आपके लिए आपको करना चाहिए, है ना, कौन चीज नहीं करना, मतलब आप एक अपने आप को एक अवधारणा देते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि हमको किस तरीके से बढ़ना है, क्या हमको बेईमानी करना है, ठीक है। तो पहले ही हम बोल देते हैं कि नहीं, हम लोग बढ़ेंगे तो फेयर तरीके से बढ़ेंगे, है ना, भले ही हमको क्या हो जाए। इसमें तो बस लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन विथ विनिंग, ठीक है, कि हम लोग जीतने के लिए क्या रहे, एकदम तैयार रहे, है ना, पूरा अंदर से ठान ले कि हमको क्या करना है, जीतना है। ऑब्सेशन क्या बोलते हैं, जो हम लोग किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं हो जाता है, नहीं हमको करना है, हमको चाहिए, हम ऐसे हैं, हम वैसे, हमको करना है, ये है ना। तो ये विनिंग और अचीविंग लीडरशिप पोजीशन इसमें लिखा हुआ है, पर इसका डीप मीनिंग वो है कि जो हम इंटेंट, मतलब क्या होता है, नियत, जो हम नियत लेके चलते हैं उसी से मेरा सारा एक्टिविटीज हम कोशिश करते हैं जस्टिफाई, है ना। जैसे कोई ईमानदार है तो उसको आप कितना भी प्रलोभन दे दो ना, तो वो बोलेगा नहीं, ईमानदारी नहीं रहेगा तो हमको शांति नहीं मिलेगा, है ना, हमको भले ही पैसा हो जाए, पोजीशन मिल जाए, पर जो अंदर से जो मेरा अच्छा भाव है, जिससे हमको अच्छा लगता है, वो खत्म हो जाएगा, है ना, तो वो फिर अशांति का कारण बन जाएगा। पैसा, पोजीशन तो हम क्यों करें। तो बिजनेस भी क्या कर सकते हैं कि नहीं, हम प्रोडक्ट और सर्विसेज देंगे तो क्या देंगे, अच्छा देंगे, क्वालिटी वाला देंगे, जिससे किसी को घाटा ना हो, है ना। तो इंटेंट क्या हो गया, जो हम लॉन्ग रन तक हम कैसे बढ़ते रहेंगे, है ना, हम कैसा अपना एक्टिविटी के पीछे मेरा भाव क्या रहेगा, ठीक है। तो जो मेन भाव है, जो नियत है मेरा, जिससे हम पूरा अपना काम को अंजाम देते हैं, मतलब सारा एक्टिविटी में हमको ये जो मेरा हम सोच के चले हैं कि हमको अच्छा काम करना है, हमको अच्छा इंटेंट नियत रखना है, हमको सबको सर्विस अच्छा देना है, कुछ गलत काम करने से बचना है। तो ये सब जब हम लोग अपना इंटेंट बना लेते हैं तो हम लोग का क्या होता है, अच्छा इमेज बनता है ना पब्लिक में भी, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बिजनेस का नाम ज्यादा अच्छा हुआ है ना, अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा देते हैं। जैसे अभी भी हम लोग बोलते हैं कि पहले जैसे नोकिया वाले जो फोन बनाती थी तो उसको फेंक भी देते तो पत्थर जैसा था, अलग अलग, जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे ना कि एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, उसमें बैट्समैन का फोन था, वो एक जन आउट हुए तो शायद वो लेके गए, तो बोले कि मेरा फोन दो, तो वहीं से वो फेंके फोन। हाँ, तो पुराना वाला सिंपल सेट जो आता था, इतना फंक्शन जिसमें नहीं था, तो जैसे वो फेंके तो क्या हुआ, फोन बिखर गया, बैटरी अलग, है ना, ये अलग, वो उधर सिम उधर गिरा हुआ है, ऐसे अलग अलग जैसे हो गया। लेकिन जैसे उसको अरेंज किया फिर किए तो वही नोकिया कनेक्टिंग पीपल वाला आइकन आ गया। तो मतलब वो अपना इमेज ऐसा कर ले कि नहीं, नोकिया है, इसका टिकता है फोन, है ना, थोड़ा स्ट्रांग है। तो ये इस तरह का, जब हम लोग इस तरह अच्छा नियत करके सर्विस देते हैं तो लोगों के अंदर वो इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं अच्छा देते। जैसे बोलते हैं ना, एप्पल का अच्छा क्वालिटी, सैमसंग का अच्छा क्वालिटी, है ना, जिसका भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं इसका अच्छा रहता है ना, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में जिनका भी नाम है, ठीक है। तो क्या अच्छा इंटेंट लेके चल रहे हैं, इसलिए उनका क्या हो रहा है कि तब प्रोडक्ट भी शाइन कर रहा है, इतना सालों से आगे वो बढ़ रहे हैं, है ना। फिर देखिए एनवायरमेंटल एनालिसिस यूनिट 2 में है हम लोग, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग जिसमें आया, देखिए इसका सिलेबस भी देखिए, यही सब लिखा हुआ है ना, एनालिसिस ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल प्रोफाइल कंस्ट्रक्टिंग सिनेरियोज, ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स है, फिर एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। आइए देखिए, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग हम लोग जानते हैं, वही सिस्टमैटिक एनालिसिस किसका, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, जिससे हम लोग को इंटरनल से जो हम लोग जानते हैं, यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ, जैसे हम बोल रहे शॉर्ट में एकदम, इंटरनल से करने से क्या पता चलता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए शॉर्ट में है, पूरा फुल नहीं है ये, हाँ। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे हम लोग जानते हैं क्या क्या आ गया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सब क्या हो गया, एक्सटर्नल का पार्ट हो गया। इसके अलावा और भी है, अगर हम लोग देखेंगे नोट्स में तो शायद और पॉइंट्स मिलेंगे आपको। फिर एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स, क्या क्या तरीका है, पद्धति है, मेथड्स है, जिससे हम लोग देखते हैं, है ना। तो ETOP है, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल।